पिछले भाग में आपने सुना सर्वजया के पुत्र हुआ। उसके पहले ही खटपट होने के कारण इंदिरा घर छोड़कर किसी दूर के रिश्तेदार के घर जा चुकी थी। भाई के आने के बाद से हरिहर की बेटी दुर्गा को बस फूफी का इंतजार था। एक दिन उसे भी दुर्गा वापस ले आई। बच्चे का मुंह देखकर इंदिरा भी सब कुछ भूलकर खुशी खुशी घर संभालने लगी। ऐसे ही 10 महीने निकल गए। सर्वजया घर और दोनों बच्चों में व्यस्त रहती। बच्चा घर के सबके मोह और प्यार का केंद्र बना रहता। हमें यह भी पता चला कि कैसे इंदिरा छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और हरिहर और सर्वजया की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। एक बहुत लंबे समय तक हरिहर इधर उधर भटकता रहा और सर्वजया अपने पिता के घर रही। आखिरकार एक दिन हरिहर उसे लिवाने आ पहुंचा और उनके गृहस्थ जीवन का प्रारंभ हुआ। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। इंदिरा पुरखन को लौटे हुए 6-7 महीने हो गए, पर इस बीच में सर्वजया ने उसके साथ एक दिन भी अच्छी तरह बातचीत नहीं की। आजकल उसे यह भी मालूम होता है कि उसकी लड़की इस बूढ़ी 7 पीढ़ी चाटकर बैठी हुई डाइन को उससे कहीं अधिक चाहती है। ईर्ष्या तो होती ही है, क्रोध भी आता है। इसने कोख की बेटी को गैर बना दिया। वह दोनों जून बात बात में बुढ़िया को अपना रास्ता देखने का इशारा करती है, पर यह रास्ता किधर है? होश आने से लेकर अब तक 70 साल की बुढ़िया को इसका कुछ पता नहीं मिला। इतने दिनों बाद उसका पता कैसे लगेगा, यह बुढ़िया नहीं सोच पाती। वर्षा ऋतु खत्म हो रही थी। बुढ़िया को एक जुगत सूझी। 6 कोस दूर भंडार हाटी में उसका दामाद रहता है। उसका नाम चंद्र मजूमदार है और वह अब भी जीवित है। चंद्र मजूमदार खाता पीता संपन्न गृहस्थ है। हाँ, बेटी के मर जाने के बाद दामाद से नाता टूट गया। आज से 35-36 वर्ष पहले की बात है। तब से फिर ना किसी तरह की भेंट मुलाकात हुई, न चिट्ठी पत्री आई गई। फिर भी यदि वह वहां पहुंच जाए तो क्या दामाद उसे आश्रय देने से इनकार करेगा? संध्या से पहले भंडार हाटी गांव में बैलगाड़ी एक बड़े से चौपाल के सामने ठहरी। गाड़ीवान के पुकारने पर एक 24-25 साल के युवक ने आकर कहा, गाड़ी कहाँ की है? उसके पीछे पीछे एक बुढ़ा मकान से बाहर आया और उसने पूछा, राधु कौन है? पूछो कहाँ से आ रही है? बुढ़िया पहचान गई, पर अवाक रह गई कि यही उसका दामाद चंद्र है। 40 साल पहले का वह दोहरे बदन वाला नवयुवक और इस सफेद बाल वाले अधेड़ की कोई तुलना नहीं हो सकती। बुढ़िया मन ही मन निराश हो गई। बात को जाने मन में कौन कौन सी भावनाएं एक साथ आईं और उसके मन पर न तो हर्ष का ही बोलबाला रहा और न विषाद का, पर एकाएक विह्वल होकर दहाड़ मार कर रो पड़ी। बहुत दिनों बाद रोने में बेटी का नाम आ गया। विस्मित चंद्र मजूमदार पहले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, न जाने कहाँ की कहाँ अटकल भिड़ा रहे थे, पर फौरन ही बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी सास के चरण छुए। जरा संभल कर बुढ़िया ने कुछ घूंघट काढ़ कर भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पास जरा सहारे के लिए आई हूं, और फिर अब रहना ही कितने दिन है। सारी दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। इस उम्र में भात और कपड़े के लिए। मजूमदार ने बड़े लड़के को गाड़ी से सामान उतारने को कहा और उसी के साथ सास को घर के अंदर भेज दिया। दूसरी शादी से एक लड़की थी। वह इस समय विधवा है। वह और बड़ी पतोहू घर की मालकिन है। और भी 3 पतोहुए हैं और 3-4 पोता पोती हैं। ताड़ के तने के खंबे पर आड़ बंधे हुए 2 बहुत बड़े कमरे सामान, बिस्तर, संदूक संदूकचियों से भरे हुए थे। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मजूमदार महाशय की बेवा लड़की का नाम हेमवती है। बड़ी अच्छी लड़की है। उसने अपने हाथ से फल काट कर कलेवा सजाकर बड़ी आवभगत की। इधर उधर की बात पूछने लगी। बोली, आपने मुझे कहीं देखा तो नहीं होगा?
इससे पहले कभी इधर पधारी नहीं। क्या गंडेरी बना दूं? दांत तो है ना? बगल ही में रसोई घर में लड़के संध्या समय खाने के लिए बैठे थे और बुरी तरह शोर मचा रहे थे। एक चिल्ला कर कह रहा था, माँ देखो, उमा ने सब दाल मेरी पत्तल में डाल दी। पतोहू चिल्ला रही थी, तू उसके पास खाने क्यों बैठता है? रोज कहती हूं कि जब उससे तेरी नहीं पटती तो अलग बैठा कर। और उमा, तू बहुत बढ़ रही है। पर 10-12 दिन कट जाने पर भी बुढ़िया का नयापन दूर नहीं हुआ। मन नहीं लगा। नए ढंग के घर द्वार हैं, नए रास्ते हैं, नए ढंग की गृहस्थी है। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ भी अपनापन नहीं है, सब गैर है। प्रतिदिन संध्या समय वह एकांत बरामदा और मुन्नी तथा मुन्ना का चेहरा याद आता था। 20 दिन बाद बुढ़िया यहाँ से जाने के लिए छटपटाने लगी। अब तो रहा नहीं जाता था। स्वामी को पहली शादी की सास के एकाएक आने तथा यहीं रह जाने की बात सुनकर बड़ी बहू पहले से ही खुश नहीं थी। इसीलिए जब वह चली गई तो वह खुश ही हुई, नाखुश नहीं। ईश्वर जाने चंद्र मजूमदार के मन में क्या था, पर बड़े बेटे और बड़ी पतोहू के डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। बहुत दिनों के बाद अपनी कोठरी के बरामदे में दुर्गा और मुन्ना को पास में लेकर बैठी और सामने से चांदनी चटकाने वाली नारियल की शाखाओं का हौले हौले डोलना देखते देखते बुढ़िया को ऊँघ आने लगी। पहले मुन्नी ने बड़ा मान किया था, बात नहीं की, पास नहीं आई। तरह तरह से ढाढ़स बंधाने और दिलजोई करने के बाद अब मेल हुआ है। बुढ़िया भतीजी के माथे पर स्नेह से हाथ फेरती हुई कहती हैं, एक जोड़ा लाल ढेढ़ी झुमका हो तो अच्छा लगे। नहीं नहीं, आजकल वह कौन सा चला है, क्या कहलाता है? जाड़ा पड़ने लगा। बुढ़िया उस मोहल्ले के गांगुली भवन में जाकर बूढ़े रामनाथ गांगुली से बोली, भैया राम, अब जाड़ा बहुत पड़ने लगा है। कुछ ऐसा ओढ़ना नहीं है कि सवेरे शाम ओढ़ आड़ कर बैठें, तो मुझे एक दिलवा दो। राम गांगुली बोले, अच्छा दीदी, एक दिन आना। इस महीने में तो कुछ होना हवाना नहीं है, अगले महीने कोशिश करूंगा। बहुत दिनों की दौड़ धूप के बाद एक दिन उसने कुश्तिया की बनी हुई लाल छीट की एक सूती चादर थमाते हुए कहा, लो दीदी, बड़ी गर्म चीज है, दाम 9.5 आने हैं। इससे अच्छी चीज नवाबगंज में नहीं मिल सकती। मैं बुधवार को लाया था, खोलकर देखो ना कैसी है। बुढ़िया को अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह खुशी से एक झलक हंसकर उसे खोलकर ओढ़ते हुए बोली, वाह, बहुत सुंदर है, कैसा गफ कपड़ा है। भैया तुम जीते रहो, कन्हाई और बलाई जीते रहें, बड़ी उम्र पाएं। उस अन्नदा से एक चादर मांगते 3 साल हो गए, वादा करके भी उसने नहीं दी। अब शौक मिटा लूं, अब हूं ही कितने दिन की। जो ही उसने खुशी के मारे सर्वजया को वह चादर दिखलाई, त्यों ही तड़ाक से उत्तर मिला, देखो ननद जी, तुम्हें मैं साफ साफ बताए देती हूं, इस घर में रहकर तुम इधर उधर मांगते फिरो, यह नहीं हो सकता। जो भीख ही मांगनी है तो कहीं और कूच कर जाओ, यहां यह सब नहीं चलने का। बुढ़िया वह बात पी गई। इस प्रकार की कई बातें उसे दिन में 10 बार पचानी पड़ती हैं। उसी वह पुरानी तुकबंदी भूली नहीं, लात खाए पुचकारिए, होए दुधारू धेनु। पर दुर्गा बहुत खुश हुई थी, बोली, फूफी, कै पैसे की है? कैसी लाल है ना? फूफी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं मरूंगी तो विरासत में तेरे लिए छोड़ जाऊंगी, तू बड़ी होकर इसे ओढ़ना। नई चादर की मांड की सोंधी गंध बुढ़िया को बहुत अच्छी मालूम होती थी। सवेरे चादर लपेटकर झाड़ू लगाते समय बीच बीच में अपनी तरफ देखती जाती और पनघट के रास्ते में अकारण खड़ी रहती है। राह से गुजरने वाली निरीह बहू बेटियों को पुकार कर कहती है, कौन है? राजी की अम्मा, आज इतनी अबेर क्यों हो गई?
अधिक भूमिका न बांधकर वह मुस्कुराकर अपनी तरफ दृष्टि आकर्षित करने की कोशिश करते हुए बोली, उस मोहल्ले के रामनाथ ने, समझी ना, दिया है। इस चादर का दाम है 9.5 आने। दो एक शरारती लड़कियां कह देती हैं, दादी लाल चादर में खूब खिल रही हैं, कहीं दादी की शादी तो नहीं हो रही है। उस मोहल्ले की दासी मालकिन ने आकर हंसते हुए कहा, बहू मैं 2 पैसे लेने के लिए आई हूं। कल इंदिरा फूफी मुझसे एक जंगली शरीफा ले आई थी। इस करार पर लिया था कि आज दाम ले जाऊं। सर्वजया गृहस्थी का काम काज कर रही थी। अवाक होकर बोली, तुम्हारे पास से जंगली शरीफा ले आई? दासी मालकिन बड़ी रोजगारिन है। मामूली इमली आमड़ा से लेकर जरा सा साग तक वह बिना पैसा के नहीं देती। दासी का हंसमुख चेहरा कड़ा पड़ गया। बोली, लाई है या नहीं ये अपनी ननद से पूछो। क्या सवेरे सवेरे 2 पैसे के लिए मैं झूठ बोलूंगी? मैं 4 पैसे से कम में देती नहीं हूं। पर मैंने कहा, जाने दो, बुढ़िया है, तबीयत चल गई है तो 2 पैसे ही ले लूंगी। क्रोध के मारे सर्वजया के मुंह से कोई बात नहीं निकली। जंगली शरीफा तो चारों तरफ इतना पैदा होता है कि ढोर भी खाकर अघा जाते हैं। गवई गांव में कोई उसे मोल लेकर खा सकता है, यह सर्वजया की समझ में नहीं आया। ठीक इसी समय बुढ़िया न जाने कहां से आ टपकी। सर्वजया जैसे उस पर झपट पड़ी। बोली, कब्र में पांव लटकाकर बैठी हो, कम से कम यह तो होना चाहिए कि जिसका खाती हो उसके पैसे पर कुछ रहम खाओ। और सो भी तुम खरीदने गई तो जंगली शरीफा खरीदा। तुम्हें बैठा बैठा कर आज शरीफा तो कल अनार कहां तक खिलाया जाए। अगर शौक है तो अपने पैसे से पूरा करो, दूसरे के सिर पर शौक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़िया का चेहरा फक हो गया। जरा हंसने की कोशिश करते हुए बोली, दे दे बहू, मैंने सोचा पका हुआ शरीफा है सो खा लूं। अब दिन कितने हैं, दे 2 पैसे। सर्वजया पहले से चौगुनी चीख कर बोली, पैसा बहुत सस्ता है ना, अपना लोटा कटोरा है, उन्हें बेचकर पैसे दे दो। कहकर वह पीछे के दरवाजे से घाट की तरफ चली गई। दासी थोड़ी देर तक खड़ी रहकर बोली, मैं कान पकड़ती हूं, नाक रगड़ती हूं, अपनी चीज बेचकर ऐसी ख्वारी कभी नहीं हुई। इंदिरा फूफी, मैं तुमसे कहती हूं कि अगर तुम्हारे पल्ले पैसा नहीं है तो वह काला शरीफा लेना ठीक नहीं रहा। इस तरह उधार पर चीज न लिया करो। तुम लोगों का झगड़ा है सो तुम भुगतो, मैं गरीब हूं, उस जून आऊंगी तब पैसा चुकता कर देना। दासी के पीछे पीछे बिटिया मकान के बाहर के आंगन तक आई। वह बोल रही थी, फूफी पुरनिया ठहरी, एक शरीफा लाई है तो क्या हो गया? पुरनिया है तो क्या खाने की इच्छा नहीं होती दासी फूफी? बहुत बढ़िया शरीफा था, मैंने भी आधा खाया था। क्या फूफी जी तुम्हारे घर में पेड़ है? बात को उसने चिल्ला कर कहा, सुनो दासी फूफी, मेरे पास एक पैसा है, गुड़ियों के बक्स में है। माँ घर में ताला लगा कर गई है, जब लौटेगी तो तुम्हें चुपके से दे आऊंगी, पर कहीं माँ को ना बता देना। दोपहर से कुछ पहले इंदिरा बुढ़िया मकान छोड़कर जा रही थी। बाएं हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें मैले कपड़े थे। दाहिने हाथ में पीतल की चद्दर वाला लोटा लटक रहा था। बगल में एक पुरानी चटाई थी जिसकी फटी हुई किनारी से सींकें झूल रही थीं। मुन्नी बोली, फूफी मत जाओ। फूफी तुम कहाँ जाओगी? उसने दौड़कर चटाई के पीछे वाला हिस्सा पकड़ लिया। बोली, तू जाएगी तो मैं रोऊंगी, हाँ देख लेना। सर्वजया ने बरामदे से कहा, जाना हो तो चली जाओ, पर ऐसे ढंग से क्यों जा रही हो कि गृहस्थ का अकल्याण हो। मैं बाल बच्चेदार स्त्री हूं। इतने दिनों तक जिसका खाया पहना उसका सगुन असगुन भी तो देखना चाहिए। ऐसे मौके पर बिना खाए जा रही हो तो मालूम होता है तुम गृहस्थ का अकल्याण चाहती हो। यही तुम्हारी मंशा है ना? ऐसा मन नहीं पाया होता तो तुम्हारी आज यह दशा क्यों होती? पर बुढ़िया नहीं लौटी। मुन्नी रोते रोते बहुत दूर तक साथ गई।
बुढ़िया गांव के उस मोहल्ले के नवीन घोषाल के घर जाकर ठहरी। नवीन की बहू ने सारी बात सुनकर अचंभा दिखाते हुए कहा, चाची, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तो रहो, तुम यहीं रहो। 2 महीने तक वहां रहने पर बुढ़िया उस जगह को भी छोड़कर 3 कौड़ी घोषाल के यहाँ पहुंची और वहां से पूर्ण चक्रवर्ती के घर। हर घर में वही माजरा नजर आता था। पहले खूब स्वागत और आवभगत होती थी और उसके बाद लोग तरह तरह से अपनी नाराजगी दिखाते थे। ख्वामखा यह सलाह दी जाती थी कि झगड़ा निपटा लो और घर लौट जाओ। बुढ़िया और भी 2-1 घरों में गई, पर मन में बराबर यह आशा रहती थी कि और नहीं तो हरिहर उसे बुलावा भेजेगा। पर 3 महीने हो गए, कोई भी बुलाने नहीं आया। इसी आस में वह उस मोहल्ले के एक तो चक्कर भी काट आई, पर मुन्नी से भेंट नहीं हो पाई। लोग हमेशा के लिए किसी को रखना नहीं चाहते। पूरब के मोहल्ले की चिंता ग्वालिन की झोपड़ी अधगिरी हालत में पड़ी थी। सबने मिल मिलाकर उसे बुढ़िया के लिए ठीक कर दिया और यह तय हुआ कि सब लोग थोड़ी थोड़ी सहायता देंगे। कोठरी बहुत ही छोटी थी, दीवार भी ढंग की नहीं थी, मोहल्ले से दूर बांस के जंगल में थी। लोगों से सुनने में आता था कि सर जया ने कहा है, लोग इसकी जिद देखें, अब इस घर में उसका रहना नहीं हो सकता। जिसने सगुन असगुन नहीं देखा, बच्चों के प्रति जिसको मोह नहीं है, उसे मैं इस घर की देहरी भी लांघने नहीं दे सकती। वह जाकर ढोरों के मरघट में मरे। जिन लोगों ने सहायता करने की ठानी थी, उनमें से पहले पहल कुछ ने उत्साह से सामान जुटाया, पर बाद को उनका जोश भी ठंडा पड़ गया। बुढ़िया सोचती थी कि हाय, उस दिन मैंने नाहक इतना गुस्सा किया और चली आई। बहू ने मना किया और मुन्नी इतना रोई, हाथ पकड़कर खींचती रही, पर मैं नहीं मानी। पिचके हुए गाल आंसुओं से भर गए। मन ही मन बोली, इतना दुख मुझे पता था। हाय, यदि मेरी बेटी जिंदा होती। चैत की संक्रांति है। दिन भर धूप तेज रही। संध्या समय थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। गुसाई मोहल्ले में चड़क उत्सव का ढोल अभी बज रहा था। अभी मेला खत्म न हुआ था। धूप में इस घर उस घर का चक्कर लगाने तथा दुश्चिंतता के कारण प्रतिदिन संध्या समय बुढ़िया को थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा है। वह चटाई बिछाकर बरामदे में चुपचाप पड़ी हुई है। सिर के पास मिट्टी की छोटी हंडिया में पानी रखा है। बात यह है कि इस बीच में पीतल के चद्दर के लोटे को 4 आने में गिरवी रखकर चावल मोल लिया गया है। बुखार में प्यास लगती है तो वह हंडिया से पानी उंडेल कर पी लेती है। फूफी, बुढ़िया कंथड़ी छोड़कर एकदम से उठ बैठी। बरामदे की सीढ़ी से मुन्नी आ रही थी और उसके पीछे उसी के मोहल्ले के बिहारी चक्रवर्ती की बेटी राजी थी। मुन्नी ने साफ कपड़े पहन रखे थे। उसके कपड़े में कुछ पोटलियां सी बंधी थी। बुढ़िया अधिक बोल नहीं सकी। उसने बड़े आग्रह से दुबले पतले हाथों को बढ़ाकर उसे अपनी ज्वर से तपती छाती से लगा लिया। फूफी, किसी से कहना मत, किसी को कानो कान खबर न होने पाए। मैं चड़क का मेला देखकर चोरी से आई हूं। राजी भी मेरे साथ आई है। ये देखो, चड़क के मेले से तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूं। मुन्नी ने पोटली खोलकर दिखाई। बोली, मीठी खीलें, तुम्हारे लिए 2 पैसे की मीठी खीलें और 2 कदमे लाई हूं। मुन्ने के लिए एक लकड़ी का गुड्डा लाई हूं। बुढ़िया अब अच्छी तरह उठ बैठी। चीजों को हिला डुला कर देखने के बाद बोली, देखो देखो, मेरी रानी बिटिया मेरे लिए क्या क्या लाई है। तुम रानी बनो। गरीब फूफी पर इतनी दया। देखूं, जरा मुन्ने का काठ का गुड्डा देखूं। वाह, बहुत ही सुंदर है। कितने पैसे लिए। इसी तरह कुछ देर तक बातचीत के बाद मुन्नी बोली, फूफी, तुझे क्या हो गया है। तेरा बदन तो जल रहा है। दिन भर मारे मारे फिरने से ऐसा हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि जरा पढ़ रहूं। बच्ची होने पर भी दुर्गा फूफी के धूप में घूमने का कारण समझ गई। उसने दुख और भूख से दुबली फूफी के शरीर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोली,
तू जरूर घर आ जा फूफी। संध्या समय कहानी नहीं सुनने को मिलती है। कल जरूर आना। क्यों, आएगी ना? बुढ़िया की बाँछें खिल गई। बोली, क्या बहू ने तुझसे कुछ कहा है? राजी बोली, फूफी जी, चाची जी ने तो कुछ भी नहीं कहा। चाची जी नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ आए। हम लोग कुछ कहें तो वे नाराज होती हैं। पर तुम लौट कर आओ तो चाची जी कहा कर ठंडी पड़ जाएंगी। मुन्नी बोली, फूफी कल तो जरूर आना, माँ कुछ नहीं कहेगी। तो मैं अब घर जाती हूँ। अच्छा, किसी से न कहना, पर कल सवेरे आ जाना। सवेरे उठकर बुढ़िया ने महसूस किया कि तबीयत हल्की है। जरा दिन चढ़ते ही वह छोटी पोटली में 2 फटे कपड़े और मैला अंगोछा बांधकर घर की तरफ चली। रास्ते में गोपी वैष्णव की बीवी मिली तो बोली, बहन जी घर जा रही हो? लगता है इतने दिनों में भाभी जी का क्रोध कम हो गया है। बुढ़िया की बाँछें खिल गईं। बोली, कल संध्या समय दुर्गा बुलाने आई थी, बहुत रोती धोती रही। बोली, माँ ने पुकारा है, चलो फूफी घर चलो। तो मैंने कहा, आज मुझसे जाया ना जाएगा, तू जा, कल सवेरे आऊंगी। पर वह मानती थोड़ी ही थी, रोती ही रही। इसीलिए सवेरे ही सवेरे जा रही हूं। बुढ़िया घर में घुस गई, लेकिन वहां कोई दिखा नहीं। कल सारी रात बुखार के बाद इतनी दूर आने से वह बहुत थक गई थी। वह पोटली उतारकर अपनी कोठरी के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पीछे के दरवाजे से सर्वजया नदी से स्नान करके लौटी। इधर निगाह पड़ते ही बुढ़िया को देखकर वह कुछ देर आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रही। बुढ़िया हंसकर बोली, बहू अच्छी तो हो? इतने दिन बाद आ गई कि तुम लोगों को छोड़कर इतनी उम्र में कहाँ मारी मारी फिरूं। सर्वजया आगे बढ़कर बोली, तुम यहां पर क्या समझ कर आई हो? उसके रंग ढंग और लहजे से बुढ़िया का जी मुरझा गया और हंसने का उत्साह ठंडा पड़ गया। अपनी बात का उत्तर पाए बिना सर्वजया फिर बोल उठी, मैंने तुमसे उसी दिन कह दिया था कि इस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं, किसी तरह नहीं हो सकता। फिर कौन सा मुंह लेकर आई हो? बुढ़िया को जैसे काट मार गया। मुंह से और कोई बात निकली नहीं। फिर वह एकाएक रो पड़ी और बोली, बहू ऐसा ना कहो, मुझे जरा सी जगह दे दो। अब अंतिम समय कहाँ जाऊं? फिर बाप दादों की जमीन पर। अब बाप दादों की जमीन की दुहाई न दो। तुम्हें तो इसकी भलाई सोचकर नींद नहीं आती होगी। जाओ, अभी दफा हो जाओ, नहीं तो मैं ऐसा उत्पात मचाऊंगी कि बस। बुढ़िया को यह कतई आशंका नहीं थी कि परिस्थिति इस प्रकार होगी। जैसे डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी तरह बुढ़िया ने सहारा मिलने की आशा में उद्देश्यहीन ढंग से इधर उधर ताका। आज उसे सचमुच ही ऐसा मालूम हुआ जैसे बहुत दिनों का आश्रय सचमुच ही पैरों के तले से खिसक रहा है और किसी तरह उसे बचाया नहीं जा सकता। सर्वजया बोली, जाओ ननद जी, दिन चढ़ रहा है, अब फजूल बैठ ही मत रहो। मुझे काम काज करना है, मैं तुम्हें यहां रख नहीं सकती। बुढ़िया पोटली लेकर फिर बड़ी मुश्किल से उठी। दरवाजे के बाहर जाते हुए उसकी निगाह आंगन झाड़ने की झाड़ू पर पड़ी, जो इस समय दीवार के कोने में औड़काई हुई खड़ी थी। आज 3-4 महीनों से उसे किसी ने छुआ नहीं। इस जमीन की घास कितनी मुसीबतों के बाद लगाया हुआ वह नींबू का पेड़, यह अत्यंत प्रिय झाड़ू, मुन्नी मुन्ना ब्रज फूफा की जन्मभूमि, उसके 70 साल के जीवन में इनके अलावा न तो कुछ था और न वह किसी चीज को जानती बूझती थी। आज ये सब हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। सहजन के पेड़ के पास से पोटली बगल में दाबे जाते देखकर राय घराने की मालकिन बोली, दादी लौटकर कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना है? जब इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बोली, मालूम होता है अब कान से बिल्कुल हाथ धो बैठी हो। शाम के समय किसी ने उस मोहल्ले से आकर सर्वजया से कहा, मालकिन जी, शायद आप लोगों की बुढ़िया की अब आखिरी घड़ी नजदीक आ गई है। वह दोपहर से पालित लोगों के खलिहान के पास पड़ी हुई है।
आगे उससे चला नहीं गया? एक बार जाकर देख तो आओ। क्या मालिक घर पर नहीं है? न हो उन्हीं को एक बार भेज दो। पालित खानदान के बड़े से छप्पर के नीचे खलिहान की बगल में इंदिरा पुरखिन अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही थी। यह बात सही है। हरिहर के घर से लौटते समय खलिहान के पास आकर उसकी तबीयत बिगड़ गई और धूप में और आगे न जाकर वह यहीं लेट गई। जब पालित घराने के लोगों ने यह देखा तो उन्होंने उसे चौपाल में उठाकर रखा। पीठ और सीने पर तेल की मालिश की गई, पंखा झला गया और जब सब कुछ करने पर भी मालूम हुआ कि अब चला चली का बेला है, तब उसे उतार कर जमीन पर लिटा दिया गया। उस मोहल्ले के बहुत से लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। कोई कह रहा था, तो धूप में चलने की क्या जरूरत थी, कितनी भयंकर धूप थी। कोई कह रहा था, अभी सब ठीक हो जाएगा, शायद गश आ गया है। निशु पालित ने कहा, गश नहीं है, अब बुढ़िया नहीं जीने की। शायद हरिहर ताऊ घर पर नहीं है। खबर तो भेज दी गई, पर इतनी दूर कौन आता है? खबर पाकर दीनू चक्रवर्ती का बेटा फणी पंडित मामला क्या है देखने के लिए आ गए। सबने कहा, आओ पंडित जी, बड़ी तकदीर से आ गए हो, जरा मुंह में गंगा जल डाल दो, देखो तो क्या मामला है। यह ब्राह्मणों का मोहल्ला है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मरते समय गंगा जल न मिले। फणी पंडित ने अपनी लाठी विशु पालित को थमाते हुए बुढ़िया के सिरहाने बैठ गए। फिर आचमनी से मुंह में गंगा जल डालते हुए पुकारा, फूफी जी। बुढ़िया ने आंखें खोलकर फटी हुई आंखों से देखा। उसके मुंह से कोई जवाब नहीं सुनाई पड़ा। फणी पंडित ने फिर पूछा, आप कैसी हैं फूफी जी? क्या तबीयत खराब है? जब इस पर भी कोई उत्तर नहीं आया तो उसने गंगा जल मुंह में दे दिया, पर पानी भीतर नहीं गया। तब विशु पालित ने कहा, पंडित जी, एक बार और। थोड़ी देर बाद फणी पंडित ने बुढ़िया की आंखें बंद करा दी। बस क्या हुआ कि आंख में जो पानी जमा था वह पिचके हुए गालों से बहकर नीचे गिर गया। इंदिरा पुरखिन की मृत्यु के साथ साथ निश्चंदीपुर गांव में एक युग का अंत हो गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।